गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जाना था और ये पता लगाया था उसमें किस किस तरह के ट्रांजिशन होते हैं। अभी हमें ये पता लगा है कि किस तरह के ट्रांजिशन होते हैं। अब सभी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं या नहीं, आज हम उसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि यह अनुभव किया गया है कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण की तीव्रता एन टू पाई स्टार संक्रमण की तीव्रता से 10 से 100 गुना अधिक होती है। और इसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, यानी कि जो होने वाले ट्रांजिशन हैं वो फॉरबिडन भी हो सकते हैं और वो अलाउ भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? पाई टू पाई स्टार संक्रमण उच्च तीव्रता वाले होते हैं। इसका मुख्य कारण पाई तथा पाई स्टार बंधी कक्षक एक ही तल में होते हैं, इसलिए इनमें संक्रमण सिमेट्रिकल अलाउ होता है। जबकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, हमें लो इंटेंसिटी की पीक मिलती है और इसका एकमात्र कारण क्या होता है कि जो एन और पाई स्टार जो कक्षक होते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते, इस वजह से ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा या नहीं होगा, यह मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर निर्भर करता है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की संभावना उतनी ही कम होगी। यह भी हम कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए निम्न बातों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो बातें क्या है? द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट। सेकेंड पॉइंट है द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द एक्साइटेड स्टेट। और लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट माइट इंड्यूस द ट्रांजिशन। ठीक है, इन तीनों बातों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम कह सकेंगे कि द ट्रांजिशन विल बी एन अलाउड ट्रांजिशन इफ द अबाउ थ्री फैक्टर्स हैव एन अप्रोप्रिएट सिमेट्री रिलेशनशिप। अब ये तो बात हुई बच्चों की ट्रांजिशन फॉरबिडन है कि अलाउड ट्रांजिशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे यूवी में जो और भी टर्म्स यूज़ होती हैं, या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए इसमें बहुत सारी टर्म्स को यूज़ किया जाता है, या हमारे जो कंपाउंड कलर्स होते हैं, या हमें लैम्डा मैक्सिमम मिलती है, कई पीक हमें लो वेवलेंथ पे मिलती है, कुछ पीक्स हमें हायर वेवलेंथ पे मिलती है। तो किस वजह से मिलती है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्या है? पहला है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर या क्रोमोफोरिक ग्रुप उन असंतृप्त समूहों को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों तथा उनमें इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण होता हो। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि जितने भी सी डबल बॉन्ड वाले हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड है, या सी ओ ग्रुप है, सी एस ग्रुप है, एन ओ है, एन डबल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड एन है, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये क्रोमोफोरिक समूह पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं। किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित एक या अधिक क्रोमोफोरिक समूह के कारण होता है, जो असंतृप्त स्वभाव के कारण होता है। ठीक है, क्रोमोफोरिक समूह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इन क्रोमोफोरिक समूह में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जो मैंने आपको बताया है। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, मतलब इससे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बनाएंगे, एलिलिक ग्रुप मिलेंगे जो इस तरह के ट्रांजिशन को शो करते हैं। सेकंड जो होता है इन क्रोमोफोरिक समूह में है पाई तथा एन दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें दो प्रकार का ट्रांजिशन हो गया, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो गया इसमें, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी इसके अंदर हो गया। अब क्या है, जैसे सीओ ग्रुप है, सीओ ग्रुप में क्या है, सी के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, साथ ही इसमें क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सी डबल बॉन्ड सी में हम यदि लैम्डा देखें तो 175 के अराउंड हो रही है, जबकि सी ट्रिपल बॉन्ड में ये कितनी हो गई, 220 के अराउंड। अब अपन ने एन टू, अब देखिए यहाँ पे सीओ ग्रुप के अंदर हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिल रहा है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिल रहा है। तो देखिए आप यहाँ 285 के अराउंड हमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का एब्जॉर्प्शन मिलता है। इसी तरह से आप देखेंगे COOH एसिड ग्रुप है ये, इसमें भी दो तरह के ट्रांजिशन है, हमें 204 के अराउंड हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन शो हमें मिलता है। इसी तरह से अमाइड के अंदर भी देखिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। ठीक है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि हमारा जो ग्रुप है उसमें कौन सा ट्रांजिशन है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें एब्जॉर्प्शन शो होता है। अब सेकेंड टर्म जो यूज़ होती है वो होती है ऑक्सोक्रोम। आबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त संतृप्त समूह जब किसी क्रोमोफोर से जुड़ते हों तो वह ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ये स्वयं किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करते, परंतु क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उनकी रंग प्रदान करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऑक्सोक्रोम
अवशोषण की तीव्रता को बढ़ाने के साथ साथ अवशोषण को कम ऊर्जा वाली उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि OH समूह है, OR है, NH2 है, NHR है, यानी कि जिसके अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो H है। यार ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कॉन्जुगेशन को बढ़ा देगा और इस वजह से हमको क्या मिलता है, लॉन्ग एब्जॉर्प्शन, लंबी तरंग दैर्ध्य पे हमको एब्जॉर्प्शन मिलता है। ठीक है। अब बच्चों यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे पद जो हमें यूज़ करते हैं कि रेड शिफ्ट हुआ है, ब्लू शिफ्ट हुआ है, हिप्सोक्रोमिक है ना, बेंथोक्रोमिक, बहुत सारी चीज़ें हम टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो हम पहले उन टर्म्स को समझ लें कि वो किस संदर्भ में कही जाती हैं। पहली टर्म है बेंथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। प्रतिस्थापी अथवा विलायक के कारण अवशोषण बैंड के उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन को हम क्या कहेंगे, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे या रेड शिफ्ट कहेंगे। सिंपल सा उदाहरण यदि हम इसके अंदर ले तो बेंजीन जो है हमें 254 नैनोमीटर पे अब्जॉर्प्शन शो करती है, जबकि टॉलुइन है वो हमें 261 नैनोमीटर पे करती है। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ चली गई और किस वजह से हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। सेकेंड टर्म होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। प्रतिस्थापन या विलायक के द्वारा अवशोषण बैंड के लघु तरंग दैर्ध्य यानी शॉर्ट वेवलेंथ पर की ओर विस्थापित होने को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे या ब्लू शिफ्ट कहेंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि यदि हम एरिलिन का देखें तो 230 नैनोमीटर पे हमें पीक मिलती है, एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है, जबकि हम इसका यदि एसिडिक, ये तो बेसिक में हमें मिला है, यदि हम इसका एसिडिक मीडियम में लें तो हमें 203 नैनोमीटर पे मिलता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब ये एसिडिक मीडियम के अंदर है तो उसमें क्या होगा कि प्रोटोनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिलिन बेस है, तो प्रोटोनेट होते ही क्या होगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं इसके पास फ्री होगा। इस वजह से ये क्या हो गया कि एब्जॉर्प्शन हमारा ब्लू शिफ्ट यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया शिफ्ट। फिर आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। प्रतिस्थापन के कारण अगर अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि हो तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। अवशोषण बैंड की तीव्रता में मोरर विलोपन गुणांक, ठीक है, के मान में वृद्धि के कारण होता है। और इसी तरह से होता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी प्रतिस्थापी समूह के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी आ जाए तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट या कहते हैं। इसमें भी जो हमारा एक्सलोन का जो मान है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो हाइपरक्रोमिक में तो एक्सलोन के मान में बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारा जो ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है उसमें एक्सलोन के मान में जो है वो कमी हो जाती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको इसके अंदर दिया हुआ है कि किस तरह से प्रीडीन के अंदर बैंड शिफ्ट हो जाते हैं, और इसी तरह से हाइपरक्रोमिक के अंदर भी हमको ये वाला एग्जाम्पल इसके अंदर दिया गया है। अब बच्चों इन शिफ्ट को हम यदि ग्राफ से समझना चाहें तो आप ये देख लिए, हमने ग्राफ प्लॉट किया है एक तो वेवलेंथ वर्सेस एक्सलॉन के बीच में। तो जो पीक की जो इंटेंसिटी है, यदि इंटेंसिटी बढ़ती है तो हम कहेंगे वो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है किसी भी ग्रुप की वजह से, और यदि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक। ठीक है। हाइपरक्रोमिक कब हुआ कि जब इंटेंसिटी बढ़ गई, और हाइपोक्रोमिक कब हुआ जब इंटेंसिटी कम हो गई। इसी तरह से आप ये ग्राफ इसमें पूरे डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है तो वो लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, जबकि जो हायर वेवलेंथ की तरफ कब जा रहा है, जबकि उसमें बेंथोक्रोमिक शिफ्ट हुआ है, या फिर हम इसको रेड शिफ्ट कहते हैं और इधर इसको हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का बारे में पढ़ेंगे।